गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्रिय दोस्तों। हमने पिछली क्लास में समास का सामान्य परिचय पढ़ा। आज भी हम समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि समास की बात करें तो समास दोस्तों पंच प्रकार संति 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, और उसके बाद द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। दोस्तों हम अव्ययभाव समास पढ़ते हैं। अव्ययभाव समास में दोस्तों पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद यानी जो प्रथम पद होता है उसकी प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान है, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह समास उभय पद प्रधान समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास अन्य पद की प्रधानता, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न तो प्रथम पद की प्रधानता होती है और न ही द्वितीय पद की प्रधानता होती है, जो तीसरा अन्य अर्थ निकले वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दोस्तों हम कहते हैं कि गजानन, गजानन यानी हाथी का सिर है जिसके, उसे क्या कहते हैं हम? भगवान श्री गणेश। यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही न होकर के अन्य अर्थ निकले तो वहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद की भी प्रधानता होती है और उत्तर पद की भी प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास है दोस्तों कि उत्तर पद प्रधान यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। यहां दे रखा है आपका कि अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान यानी प्रथम पद की प्रधानता होती है। दोस्तों हम एक चीज और पढ़ते हैं कि कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। जो कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है इसमें भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अतः इन दोनों समासों को अलग से गणना नहीं करके इनको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। यानी इन दोनों समासों की अलग से कोई गणना नहीं की जाती है, इनको तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। दोस्तों एक और पढ़ते हैं कि इन चारों अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इनके अलावा भी संस्कृत व्याकरण में एक केवल समास भी स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? केवल समास भी स्वीकार किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और अपने नोटबुक में नोट करें। दोस्तों आपने नोट किया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि समस्त पद किसे कहते हैं। समास किए हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। कि समास किए हुए पद को क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। विग्रह वाक्य को व्यस्त पद भी कहा जाता है। दोस्तों जो विग्रह वाक्य है उसको क्या कहा जाता है? व्यस्त पद भी कहा जाता है। हम अब कहते हैं कि विग्रह समास किए हुए पद यानी समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम विग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विग्रह कहते हैं। कि समास किए हुए पद यानी समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वृत्ति कति प्रकार संति। अन्य पद, अन्य अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है। कि अन्य अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति कति प्रकार संति? वृत्ति पंच प्रकार संति।
पंच प्रकारा संति। कर्दंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत धातु वृत्ति। इस प्रकार वृत्ति 5 प्रकार की होती है। अब देखना दोस्तों, समास या विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह के अंतर्गत तो क्या होता है कि लौकिक भाषा में प्रचलित शब्द समूह को लौकिक विग्रह कहा जाता है। कि लौकिक भाषा में प्रचलित जो शब्द समूह है उसे क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम लेते हैं राज्ञ पुरुष है, क्या लेते हैं, राज्ञ पुरुष है, राज्ञ पुरुष है। ये तो क्या हुआ दोस्तों, लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह, राज्ञ गस पुरुष है। अब आगे अलौकिक विग्रह होगा दोस्तों कि प्रत्यय आदि का विग्रह करके जो अलौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, यानी प्रत्यय आदि का विग्रह कर